हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूँ जेडेक्स मैथ पर। आज हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की बुक का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऑल एग्जांपल। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो, इस लेक्चर में मैं इस चैप्टर में दिए गए सारे एग्जांपल सॉल्व करूंगा। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो, ये प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है 10 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस प्लेलिस्ट में इस लेक्चर से पहले एक लेक्चर और मैं अपलोड कर चुका हूं, जो लेक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो लेक्चर देख कर ये लेक्चर देखें, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन पहले से ही पता है। उस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 कराई थी और सारे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताया था जो भी इस चैप्टर में यूज होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल नंबर 1 में लिखा है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे from the foot of the tower. The angle of elevation of top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. Okay, देखिए कह रहा है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, टावर ग्राउंड पे सीधा खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है विच इज 15 मीटर अवे, जो 15 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे टावर की हाइट पूछी जा रही है। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा टावर, एक टावर बना रहे, रफ डायग्राम है। ये हमने मान लिया एक टावर, इसको नाम दे दिया ए बी, और इसके फुट से एक पॉइंट 15 मीटर दूर है, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ये रफ डायग्राम है, फिर से एक बार, ये 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर बता दीजिए। तो देखिए आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है BC इक्वल टू 15 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है, इसको हम थीटा कहेंगे, 60 डिग्री। आपको आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। टावर की हाइट क्या है, AB, आपको AB फाइंड करना है। तो देखिए हमें बेस दिया है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें बेस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर बेस होता है, वो है 10। तो मैं 10 यूज करूंगा। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है। AB पता है आपको, नहीं पता, जो जो चीजें पता है उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, AB अननोन है, BC की वैल्यू 15 मीटर। अब tan 60 कितना होता है √3 AB बाय 15 मीटर, और ये डिवाइड में राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू 15, √3 इंटू 15 मीटर इक्वल टू AB, और पहले 15 को लिखा जाता है 15 √3 मीटर। तो आपको AB की वैल्यू मिल गई। हैंस AB क्या था, हाइट ऑफ टावर। हैंस हाइट ऑफ टावर, टावर की फिर हाइट कितनी हो गई 15 √3 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक टावर सीधा खड़ा था ग्राउंड पे, उस टावर से उसी ग्राउंड पर 15 मीटर दूर एक पॉइंट था, जिस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। तो टावर की हाइट पूछी जा रही थी, तो tan लगा दिया। tan होता परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की जगह AB रहा, बेस की जगह 15 आ गया, और tan 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB की वैल्यू निकल गई। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ओके, एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक करना है। वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट कहां पर है, ऑन पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, जो 5 मीटर ऊंचे पोल पर है। उस इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक करना है एक इलेक्ट्रीशियन को। सी, इलेक्ट्रीशियन एक फीमेल है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसे वो इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट ठीक करने के लिए रिपेयर करना पड़ेगा, और रिपेयर उसे कहां पर करना है, पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट है 5 मीटर, उसे 5 मीटर से नीचे, कितना नीचे 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है।
ताकि वो रिपेयर वर्क कर पाए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज फॉर विच, उस लैडर की लंबाई बताइए, उस सीढ़ी की लंबाई बताइए, उस लैडर की लंबाई बताइए जो वो यूज करेगी। व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो लैडर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तब सीढ़ी रखी जाएगी तो हॉरिजॉन्टल के साथ, जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। टू हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल अस टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ओके, तो आपको वो सीढ़ी की लंबाई बतानी है जो उसे उस पॉइंट तक पहुंचा पाए। किस पॉइंट तक? पोल की लंबाई कितनी है? 5 मीटर, उससे 1.3 मीटर बिलो तक पहुंचना है उसे। और आपसे ये भी पूछ रहा है कि उसे वो सीढ़ी फुट ऑफ द पोल से कितना दूर रखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये वो इलेक्ट्रिक पोल है ए बी, और इसे पहुंचना कहां पर है? मान लेते हैं उसे पहुंचना है डी पॉइंट पर। डी पॉइंट कितना नीचे है इससे? 1.3 मीटर बिलो है। टॉप ऑफ द पोल से 1.3 मीटर बिलो है डी पॉइंट, जहां पर पहुंच रहा है उसे फीमेल इलेक्ट्रीशियन को रिपेयर काम करने के लिए, इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक करने के लिए। और मान लेते हैं उसने सीढ़ी रखी है सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर इस तरीके से सीढ़ी रखी गई है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो कुछ ये सवाल है, आपको फाइंड क्या करना है। पहले देखते हैं गिवन में क्या है। एग्जांपल नंबर 2 आपको गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में आपको एडी दिया है, एडी कितना है? 1.5 मीटर। आपको एंगल ऑफ इलेवेशन दिया है, सीढ़ी के साथ जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल का वो दिया है, थीटा दिया है आपको 60 डिग्री। एंगल ऑफ इलेवेशन कहना तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर नहीं है। उसके बाद आपको और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया। आपको फाइंड क्या करना है? हाँ, एक चीज और दी है, टोटल लेंथ। पोल की टोटल लेंथ आपको दी है 5 मीटर, तो ये भी लिख लेता है। और आपको दिया है ए बी बराबर 5 मीटर। टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड आपको एक तो ये फाइंड करना है कि सीढ़ी की कितनी लंबाई होनी चाहिए, मतलब डीसी आपको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ लैडर सीडी आपको फाइंड करना है। और वो जो सीडी है वो फुट ऑफ द पोल से कितना दूर प्लेस की जाएगी वो आपको फाइंड करना है, मतलब बीसी भी फाइंड करना है। ये दो चीज आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम निकालते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि पोल बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल के साथ है। पहले हम निकालते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है। तो सबसे पहले निकालता है बीडी किसके बराबर होगा? बीडी होगा AB में से AD घटा लो। अगर आप AB में से AD घटाओगे तो क्या बच गया? BD। तो BD होगा AB माइनस AD। AB कितना है? 5 मीटर। AD कितना है? 1.3 मीटर। और सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 3.7 मीटर। 3.7 मीटर ये हो गया हमारा BD। अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? BCD। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल B पे क्या है? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं यूज कर रहा हूं, देखिए मुझे ये वाली लेंथ पता लग गई, ये कितनी आई है? 3.7 मीटर। ये देखिए 3.7 मीटर। तो आपके पास परपेंडिकुलर है और आपको सीढ़ी की लंबाई चाहिए, मतलब क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो P और H किस में होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है? तो इसका जवाब है साइन। तो हम यूज करेंगे साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर BD बाय हाइपोटेन्यूज CD। अब जो वैल्यू गिवन में वो पुट कर दीजिए। थीटा की जगह क्या पुट करोगे? थीटा की तरह दिया है आपको, ये देखिए 60 डिग्री। BD 3.7, CD अननोन है, CD फाइंड करना है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा 3.7/CD। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू CD क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3.7 और √3 से डिवाइड करा, 2 इंटू 3.7 होल डिवाइडेड बाय √3। अब ये सॉल्व करता है। CD इक्वल टू ये हो जाएगा 14 का कैरी गया 1 और ये हो गया 7.4 √3। आपसे बोला गया है कि √3 को क्या यूज करना है? 1.73। तो √3 को 1.7 यूज करने से पहले हम क्या कर रहे हैं? देखिए पहले मैं रैशनलाइज कर रहा हूं। रैशनलाइज कैसे होगा? 7.4 इंटू √3, न्यूमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करा
और डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 7.4 इंटू √3 की वैल्यू क्या बोला है यूज करने के लिए 1.73 होल डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या होता है √3 इंटू √3 √9 जो कि 3 के इक्वल होता है, तो 3। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.73 7.4, पहले पॉइंट को हटा दीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 12 129 2 6, ये हो गया 21 का 2 गया कैरी, 51 का 5 गया कैरी 12, और ये हो गया 2 10 1 8 2 1। पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी, 1 इसमें 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट यहाँ लगेगा। तो मल्टीप्लाई करके आया है 12.8802 और डिवाइड किससे करना है 3 से। अब आपको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 3 से डिवाइड करके क्या आएगा। इसको हटा देता हूँ और 12 पॉइंट को भी हटा के डिवाइड कर रहा है, बाद में पॉइंट लगा देंगे। 3 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम्स में गया 0, फिर 2 बार में गया, उसके बाद 6 बार में गया, फिर 7 बार में गया। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि अभी हमें 3 पॉइंट भी लगाने बाकी है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 3 पॉइंट लगाने का मतलब है पॉइंट इस जगह लगाना बाकी है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो। तो CD क्या हो गया 4.267 और सारी चीज मीटर में थी, तो मीटर। तो हमें CD की तो लंबाई निकल गई, लेंथ ऑफ द लैडर तो निकल गई, ये हमें निकालना था। अब हमें आगे क्या निकालना है, आगे ये भी पूछा है BC कि कितनी दूर रखा गया है टावर के पोल के फुट से, कितना दूर रखा गया है लैडर को। तो ये भी हमें पूछ रहा है, BC पूछ रहा है। तो वीडियो पॉज करके जरा नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा के नेक्स्ट कराता हूँ। तो देखिए CD की लंबाई हमारी निकल चुकी है, कितनी आई 4.267 मीटर, इसको राउंड ऑफ करके 4.3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 300 के पास है और पॉइंट के बाद 0 होता है, वो लिखने की नीड नहीं होती। अब हम देखते हैं BC क्या निकलेगा। तो ये वाला पार्ट हटा देता हूं। अब देखिए इस बार में क्या यूज कर रहा हूं, मुझे बेस चाहिए और बेस और परपेंडिकुलर। किस में होता है परपेंडिकुलर और बेस, या बेस और परपेंडिकुलर 10 में, तो 10 यूज करूंगा। 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर BD बाय बेस BC, वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 60 कितना होता है √3, ये हो गया BD की वैल्यू है 3.7, BC अननोन है, BC इधर आया, ये हो गया 3.7। अब √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.7 बाय √3, 3.7 बाय √3। अब देखिए फिर से पहले रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी करना पड़ेगा। एक √3 तो है ही, एक और आ गया, ये हो जाएगा 3.7 इंटू 1.73 और ये हो जाएगा 3। अब चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते फिर डिवाइड कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ और मल्टीप्लाई करते हैं 1.73 इंटू 3.7, तो ये हो जाएगा 21 का 2 51 का 5 और ये 7 और ये हो गया 12, ये हो गया 9 51 1 10 1 4 6। पॉइंट के बाद कितने डिजिट रहेंगी 3, 2 इसमें 1 इसमें 3, तो ये आ गया 6.401 होल डिवाइडेड बाय 3। अब इसे 3 से डिवाइड करना बाकी है, 3 से डिवाइड करता है 6401, 3 से डिवाइड करा 2 बार में चला गया, उसके बाद 1 बार में चला गया, फिर 3 बार में, फिर से 3 बार में। पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगाना है 3, आगे भी आएंगे पर हमें बस पहले से ही पॉइंट के बाद डिजिट बाकी है, तो ठीक है। ये आ गया हमारा 2.133 मीटर, क्योंकि बाकी भी सारी चीजें मीटर में थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का या बुक का एग्जाम्पल 2 मैंने करा दिया है। BC भी आ गया कि CD को कितना दूर रखना है पोल से, और ये भी आ गया CD की लंबाई कितनी चाहिए अगर हमें उस प्लेस तक पहुंचना है जहां पर
रिपेयर किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा जा रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर हाइट इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो एक चिमनी के सामने खड़ी है और कितना चिमनी से दूर खड़ी है, 28.5 मीटर दूर खड़ी है। उसकी आंखों से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको चिमनी की हाइट बतानी है। तो देखते हैं, मान लेते हैं ये एक चिमनी है ए बी, और ए बी जो लंबाई होगी वो होगी चिमनी की हाइट। ए बी एक चिमनी मानी ए बी, और एक लड़की खड़ी है यहाँ पर जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। लड़की को मान लेते हैं सी डी, और इसकी आंखों से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल, ये ना हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आपसे पूछ रहा है चिमनी की हाइट बता दीजिए। तो देखिए, ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड। तो देखिए गिवन में क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्यूशन। गिवन में आपको दिया है सी डी कितना दिया है, सी डी है क्या, हाइट ऑफ गर्ल, सी डी जो आपको दिया है 1.5 मीटर, और आपको क्या दिया है, चिमनी से कितनी दूर है लड़की, 28.5 मीटर। तो आपको क्या दिया है, बी डी भी दिया है, बी डी कितना है 28.5 मीटर। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, जिसको हम थीटा कहेंगे, 45 डिग्री। टू फाइंड, आपसे पूछ क्या रहा है, टू फाइंड, आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी जो कि ए बी है। तो आपसे ए बी पूछ रहा है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ई। अब ध्यान से देखिए कैसे होगा ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ए ई सी। हम कहेंगे ट्राइंगल ए ई सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप एक ऐसा रेशियो बताइए, देखिए ये 28.5 तो ये भी 28.5। हम कह सकते हैं फ्रॉम डायग्राम या पिक्चर सी ई इक्वल टू बी डी, और बी डी की वैल्यू है 28.5। तो सी भी कितना हो गया, 28.5 मीटर। अब देखिए, आप क्या ये वाला पार्ट निकाल सकते हो, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी, और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस दिया है तो 10 लगा सकते हैं। 10 नहीं होता, परपेंडिकुलर बेस पार्ट में भी होता है, पर एक ही बात है, कुछ भी लगा लीजिए। तो हम लगा रहे हैं 10, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर जो कि ए ई है, बाय में बेस जो कि सी ई है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 45 डिग्री, ए अननोन है, सी पता है, सी कितना है 28.5 मीटर। tan 45 कितना होता है 1, ए बाय 28.5 मीटर। ये डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू 28.5 मीटर इक्वल टू आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 28.5 मीटर। तो ए फाइंड हो गया, पर ए का चिमनी की हाइट है नहीं, चिमनी की हाइट में तो ये वाला हिस्सा भी है, और बी किसके बराबर होगा, सी डी के। फ्रॉम डायग्राम या पिक्चर अगर सवाल में दिए तो लिख सकते हो फ्रॉम पिक्चर, बी किसके बराबर होगा, सी डी के, और सी डी कितना है 1.5 मीटर, क्योंकि ये लड़की की हाइट है। तो बी कितना हो गया 1.5 मीटर। अब आपको बताना हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी कितनी है, ए बी, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी जो कि ए बी है, कैसे निकाली जाएगी, ए ई। अगर आपको ए बी निकालना है तो पहले ए से लेके ई फिर बी। अगर आप बी और ए को जोड़ दोगे तो बन जाएगा ए बी। तो बी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अभी भी आई थी, हाँ ये रहा, ए की वैल्यू है 28.5। मैं पॉइंट थोड़ा
थिक बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से विजुअल हो। और बी कितना आया है, बी आया है 1.5, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 28.5, 1.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है एडिशन में, ये हो गया 30, पॉइंट के बाद जीरो होता है वो लिखने की नीड नहीं है, तो 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट निकल गई, हैंड्स हाइट ऑफ चिमनी 30 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, एक लड़की दी थी जिसकी हाइट कितनी थी 1.5 मीटर, वो चिमनी से कितना दूर थी 28.5 मीटर, और आपसे पूछ रहा था चिमनी की हाइट बता दो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है टॉप ऑफ द चिमनी का। तो हमने ये रहा सॉल्यूशन, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा, ये परपेंडिकुलर है बेस है और ये 45 डिग्री, tan लगाया, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस की वैल्यू पुट करी, tan 45 की वैल्यू पुट करी, ए आ गया। पर ए तो वो वाला हिस्सा है जो हॉरिजॉन्टल से ऊपर है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, आप लाइन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू योर आईज एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। तो ये हॉरिजॉन्टल से इतना ऊपर था, फिर हमने हॉरिजॉन्टल, अब लड़की की हाइट भी ऐड कर दी तो टोटल हाइट आ गई चिमनी की। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, पॉइंट P ग्राउंड पर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है तो 10 मीटर ऊंची है, उस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक झंडा उस बिल्डिंग के टॉप पर लगा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। उस फ्लैग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ की लेंथ बतानी है, एंड द डिस्टेंस। फ्लैग स्टाफ का मतलब क्या है, फ्लैग स्टाफ का मतलब है फ्लैग जो लहराने वाला पार्ट है प्लस उसकी जो स्टिक है जिसपे वो लहराने वाला कपड़ा लगा है वो मिला के फ्लैग स्टाफ, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P से उस बिल्डिंग का डिस्टेंस भी बताना है। कहा गया है √3 को ये हम यूज में लेंगे। तो देखिए मैं समझाता हूं, एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है, इस बिल्डिंग की हाइट दी है 10 मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी है 10 मीटर, रफ डायग्राम होता है 10 मीटर। एक पॉइंट है P जो इसी ग्राउंड पर है P से अगर आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखो, P से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, ऐसा दिया है सवाल में। टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री पॉइंट P से 30 डिग्री। फिर कह रहा है इसी के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग स्टाफ के साथ ये स्टिक, और ये मान लीजिए कोई फ्लैग ऐसे लगा पड़ा है। अगर आप इसके टॉप को देखते हो, उसी पॉइंट P से इसके टॉप को देखते हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। ओके, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पहला तो ये बता दीजिए उस फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि वो पॉइंट बिल्डिंग से दूर कितना है ये बता दीजिए। तो इनको कुछ नाम दे देते हैं A B C। तो देखिए गिवन में आपको क्या क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है BC, हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर दी है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग आपको कितना दिया, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। देखिए ये रहा 30 डिग्री, और ये जो 45 है ये फ्लैग के टॉप का है, तो हम इसे कहेंगे θ1, और ये हो गया 30 डिग्री। ऐसे ही एंगल ऑफ, ये क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। ऐसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसको हम θ2 कहेंगे, और θ2 कितना दिया है 45 डिग्री। अब देखते हैं टू फाइंड में आपको फाइंड क्या करना है। टू फाइंड में पहला तो आपको AB फाइंड करना है, लेंथ ऑफ
फ्लैग स्टाफ, जिसको हम कहेंगे ए बी, आपको ये फाइंड आउट करना है और आपको निकालना है डिस्टेंस पी सी। इस पॉइंट को पी मानना है तो आपको डिस्टेंस पी सी निकालना है। ये दो चीज़ आपको निकालनी है। तो देखते कैसे करेंगे। तो देखिए आपको दो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ए सी पी, एक दिख रहा होगा बी सी पी। तो हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल बी सी पी, जिसमें सी क्या है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है सी 90 डिग्री। अब बताइए आपके पास परपेंडिकुलर है, आपको बेस फाइंड करना है। क्या होगा अगर परपेंडिकुलर है और बेस फाइंड करना है तो लगेगा tan, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस tan में होता है। tan क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर BC बाय बेस। बेस क्या है? PC। यहाँ पर परपेंडिकुलर BC ही क्यों हुआ? परपेंडिकुलर तो AC भी हो सकता था, क्योंकि मैंने लिखा है हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? BCP ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमारा थीटा क्या है इस ट्राइंगल में? BCP में हमारा थीटा कितना है? 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये रहा BCP 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा नहीं, थीटा 1, और थीटा 1 की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। BC की वैल्यू क्या है? tan। PC की वैल्यू अननोन है। इधर देखिए tan 30 कितना हो जाता है? tan 30 होता है 1/√3। tan PC अननोन है। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PC की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू PC और tan इंटू √3। तो ये हो गया PC, मतलब वो पॉइंट बिल्डिंग से कितना दूर है ये हमें पता लग गया। वो कितना है? tan √3 मीटर। तो आपसे ये भी पूछा था डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो हम लिख सकते हैं hence distance of the building from point P is tan √3 मीटर। और आपको इसकी वैल्यू भी पुट करने के लिए बोला गया √3 की वैल्यू ये यूज करनी है। तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। tan इंटू 1.732, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा और पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट लगेगा यहाँ, और पॉइंट के बाद 0 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कितनी आ गया डिस्टेंस? 17.32 मीटर। ये 10 से मल्टीप्लाई करा है। ऐसे भी देख सकते हो कि एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो हमारा डिस्टेंस तो निकल गया पॉइंट P का बिल्डिंग से। अब आपको निकालना है AB। तो AB के लिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम कोई और ट्राइंगल लेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो और हमें AB भी फाइंड करके दे दे। AB क्या है? लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो देखिए इन ट्राइंगल ACP, बड़ा ट्राइंगल लिया है ACP, C 90 डिग्री है, यहाँ पर लगाऊंगा tan। अब इसमें एंगल कौन सा है? एंगल है 45 डिग्री, और 45 डिग्री ये देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या है? θ2, tan θ2। परपेंडिकुलर है AC बाय बेस। बेस क्या है? PC। आप कहोगे tan ही क्यों, साइन कॉस क्यों नहीं? क्योंकि साइन और कॉस दोनों में आता है H मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज तो एक्चुअल में है ही नहीं कुछ। ये कोई थ्रेड, कोई स्ट्रिंग थोड़ी ना है, ये तो लाइन ऑफ साइड है जो आपकी एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये लाइन तो नहीं करते, तो tan ही लगाना पड़ेगा, साइन और कॉस का तो लॉजिक ही नहीं बन रहा है यहाँ पर। अब थीटा की वैल्यू पुट कीजिए। θ2 की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। AC अननोन है। PC अभी भी फाइंड करा था। PC क्या आया था? PC tan √3। और अगर आप वैल्यू में पुट करना चाहते हो रूट को हटा के, तो ये आया था 117.32। अभी भी यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करा था मीटर। अब देखिए tan 45 की वैल्यू पुट कीजिए, 1 आता है 1। AC बाय 17.32 मीटर। ये डिवाइड में राइट हैंड साइड में डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17.32 मीटर इक्वल टू AC। AC तो आ गया। क्या हमें AC निकालना? नहीं, हमें तो AB निकालना है। AB क्या होगा? AB होगा AC में से BC सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। AC में से AC माइनस BC। AC क्या है? AC अभी भी निकाला है 17.32 मीटर, और BC क्या है? 10 मीटर।
तो 17 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ 7.32 मीटर। हैंस लेंथ या हाइट भी लिख सकते हो ऑफ लेंथ या हाइट ऑफ, क्योंकि आपसे पूछा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग। हाँ, हैंस लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इक्वल टू 7.32 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा जा रहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, टावर की हाइट बता दी है। पहले समझते हैं सन से एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ये समझते हैं सबसे पहले। मान लीजिए एक पोल है और इसकी शैडो बन रही है यहां तक, तो आपको इन दोनों को एक लाइन से मिलाना है और जो एंगल बनता है ना यहाँ पर उसे कहते हैं सन एल्टीट्यूड। और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है तो सन से एल्टीट्यूड। अब मान लीजिए जैसे जैसे सन आगे की साइड आ रहा है, मान लीजिए अभी दूर तब सन आगे की साइड आ रहा है टुवर्ड्स पोल आ रहा है, अगर सन आगे आ गया तो इसकी शैडो छोटी बनेगी। मान लीजिए इस बार ये जो पोल है इसकी शैडो इतनी बनी, तो इसके टॉप को इसकी शैडो के टॉप से मिला लिया। अब ये जो एंगल बनता है इसे कहता है सन्स एल्टीट्यूड। अब अगर मान लीजिए इसके ऊपर ही आ गया सन एग्जैक्ट तो शैडो बनेगी नहीं, ऐसे ही सन इधर चला जाएगा तो शैडो इस डायरेक्शन में बनेगी। फिर से इन दोनों को मिला लीजिए, जो एंगल बनेगा टॉप किसको मिला रहे हैं, पोल के टॉप को और उसके शैडो के टॉप को, तो जो एंगल बनता है उसे कहता है सन्स एल्टीट्यूड। तो ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा सन्स एल्टीट्यूड क्या है। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। सवाल में कहा गया है शैडो किसी टावर की, जो टावर खड़ा है एक लेवल ग्राउंड पर, सीधे ग्राउंड पर खड़ा है, 40 मीटर बड़ी होगी व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री में जितनी भी शैडो बन रही थी, सन एल्टीट्यूड 60 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरा पोल ए बी और मान लीजिए ये जो सन कहीं पर है और मान लीजिए सन यहाँ पर है, तो इसकी शैडो को जितनी बनी इतनी, तो हमने शैडो के टॉप को और पोल के टॉप को मिला दिया तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। यह सन्स एल्टीट्यूड 60 डिग्री का मतलब। अब सन आगे जा रहा है मतलब राइट जा रहा है, अब राइट जा रहा है तो उसकी शैडो बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए शैडो बड़ी हो गई और अब शैडो कितनी हो गई है, अब शैडो थोड़ी सी बढ़ गई है और अब एल्टीट्यूड कितना है सन का, अब सन्स एल्टीट्यूड है 30 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है तब 30 डिग्री वाला सन्स एल्टीट्यूड था, तब शैडो 40 मीटर बड़ी थी। देखिए समझिए सवाल कह रहा था शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, शैडो 40 मीटर लंबी दिख रही है व्हेन सन्स एल्टीट्यूड, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, किससे 40 मीटर ज्यादा दिख रही है, तब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। तब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, तब जितनी भी शैडो बन रही थी उससे 40 मीटर बड़ी शैडो बन रही है, उस पॉइंट से 40 मीटर दूर शैडो बन रही है। कब, तब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर बता दीजिए। ओके, आपसे ए बी पूछ रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्यूशन। पहले देखते हैं गिवन में क्या क्या दिया है आपको। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो आपको गिवन में दिया है सी डी दिया है 40 मीटर, एक्सटेंडेड शैडो कितनी एक्सटेंड हुई, एक्स्ट्रा शैडो, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट इन शैडो, जो शैडो में इंक्रीमेंट हुआ है वो आपको दिया है 40 मीटर। और आपको एंगल ऑफ θ1 θ2 मान लेते हैं इन्हें, θ1 को मान लेते हैं 30 डिग्री, θ2 को मान लेते हैं 60 डिग्री। और ये θ1 θ2 है क्या, सन्स एल्टीट्यूड। आपसे पूछ क्या रहा है, टू फाइंड में आपसे पूछ रहा है ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर का मतलब है ए बी आपसे पूछ रहा है। ओके, तो ये है कुछ सवाल। तो देखिए आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, एक है ए बी डी। तो हम दोनों का यूज करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं टैन। इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, θ2, tan θ2
किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। आप होगे बेस तो पूरा भी है, पर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ एबीसी की, ट्राइंगल एबीसी, इसमें तो बेस बीसी है तो परपेंडिकुलर एबी, बेस में बीसी। अब जो जो आपको पता है उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा 2 की वैल्यू है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एबी बाय बीसी। tan 60 कितना होता है, √3 एबी बाय बीसी। अब आप AB की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि AB आपको दूसरे ट्राइंगल के लिए भी यूज करना पड़ेगा, ABD के लिए भी यूज करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड था, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू BC इक्वल टू AB। इक्वेशन इसे 1 मान लेता है। अब दूसरा ट्राइंगल यूज कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, ए राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एंगल B कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए इसमें भी tan θ1, क्योंकि इसमें एंगल 30 है, 30 को हमने θ1 माना था, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB बाय बेस, बेस क्या है, BD। AB आपकी अभी जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर दीजिए। tan θ1 कितना है, 30 डिग्री। AB की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, AB की वैल्यू क्या आई है, √3 BC। बाय में क्या आएगा, ये AB की वैल्यू पुट करी, बाय में BD। अब इनकी वैल्यू पुट करा, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 BC बाय BD। अब कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इधर देखिए BD इंटू 1 BD और √3 इंटू √3 इंटू √3 BC। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा √9 जो होता है 3, तो BD इक्वल टू 3 BC। अब ध्यान से देखिए, BD को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, BD क्या है, BC प्लस CD। तो BD को लिख रहा हूं BC प्लस CD इक्वल टू 3 BC। ये BC राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा। CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी 3 BC माइनस BC। CD की वैल्यू पुट कर दीजिए, CD कितना दिया है आपको, 40 मीटर इक्वल टू 2 BC, और 2 से डिवाइड कर दिया तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई है, 2 से डिवाइड करेंगे 20 मीटर। क्या आपको BC फाइंड आउट करना था, नहीं, हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर के लिए इसमें पुट कर देंगे, तो BC की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब आप लिखोगे पुट, इसके नीचे आपको लिखना है, इसके नीचे जहां पर भी आपकी नोटबुक में जगह होगी, पुट BC इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3 इंटू 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। इस बार बोला नहीं है कि √3 की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो ऐसे ही रहने दीजिए। हैंस हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट है 20 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, टॉप अगर आप एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग को किसी मल्टी स्टोर बिल्डिंग से देख रहे हो, तो उसके टॉप का, क्योंकि 8 मीटर जो ऊंची बिल्डिंग है वो छोटी है मल्टी स्टोर बिल्डिंग से, तो उसके टॉप का एंगल ऑफ डेप्रेशन है 30 डिग्री और बॉटम का एंगल ऑफ डेप्रेशन है 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, उस मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट बताइए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो देखिए, मान लीजिए ये एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, इसको हम ए भी कह रहे हैं, और एक छोटी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इसको हम CD कह रहे हैं। अगर आप इस बिल्डिंग से, ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप से छोटी बिल्डिंग 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और अगर आप इसी पॉइंट से बॉटम को देखोगे तो एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, क्योंकि आपको ज्यादा नीचे देखना पड़ा हॉरिजॉन्टल से। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन है। आपसे पूछ रहा है इस बड़ी बिल्डिंग की, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट बता दीजिए और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो ये Z है
और यहाँ पर जेड के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, 45 बन रहा है, तो यहाँ पर भी 45 बनना चाहिए। अब बाय अल्टरनेट एंगल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ऐसे देखिए ये कितना एंगल है, 30। तो अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये देखिए जेड के अंदर बन रहा है, ये वाला एंगल 30 और यहाँ पर ये वाला एंगल इसके बराबर है 30। तो देखिए ये दोनों, ये एंगल 30 और ये एंगल 45 हो गया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। अब देखिए आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं आपको दिखलाता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा ए, इसको मान लेते हैं ई, ए ई सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ई पर 90 है, ये रफ डायग्राम है। और एक है ए बी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पर बी पे 90 है। तो आपको गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में छोटे वाले को मान लेते हैं थीटा1 क्या है, एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये है 30 डिग्री। और थीटा2 को मान लेते हैं 40 डिग्री। थीटा2 क्या है, एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डेप्रेशन 45, टॉप का एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री। और बताइए, और आपको हाइट दी है CD, हाइट ऑफ स्मॉल बिल्डिंग 8 मीटर। आपको टू फाइंड क्या करना है, आपको करना है हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये फाइंड करनी है आपको हाइट। और इसको हम क्या कह रहे हैं अपने डायग्राम के थ्रू AB। और आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, इसको हम क्या कह रहे हैं, BD। तो आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, मैं इनका यूज करूंगा। पहले यूज करते हैं AEC का। इन ट्राइंगल AEC, जहां पर E 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बताइए tan यूज कर रहा हूं, tan इसको क्या माना था, 30 को माना था थीटा1, tan थीटा1 परपेंडिकुलर A बाय बेस क्या है इस ट्राइंगल में, AEC में C। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा1 कितना है 30 डिग्री, AE अननोन है, C भी अननोन है। इसकी वैल्यू पुट करा 1/√30, 1/√3 AE बाय C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। C की वैल्यू क्या आ गई, AE√3। ओके, AE√3, C की वैल्यू आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पर B एक 90 डिग्री है, मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो tan 45 को माना था थीटा2, tan थीटा2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB बाय बेस कितना है, BD। अब फ्रॉम डायग्राम हमें ये तो पता है कि BD किसके बराबर है, BD बराबर है C के, और CD किसके बराबर है, CD बराबर है B के। फ्रॉम डायग्राम से क्लियरली विजुअल है, CD किसके बराबर है, B के। अब आगे देखिए इनकी वैल्यू पुट कीजिए, tan 45 डिग्री, AB अननोन है, BD भी अननोन है। tan 45 होता है 1, AB बाय BD, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, BD इक्वल टू AB, BD AB के बराबर है। इसका मतलब है जितने दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है उतनी ही मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट है। तो आप कुछ भी इनमें से निकाल लीजिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको BD की वैल्यू पता है, BD किसके बराबर था, BD बराबर था C के, किसके, C के। और AB को मैं ब्रेक करके लिखूंगा, AB किसके बराबर है, AE प्लस B। तो देखिए मैं ये वाला पार्ट अरेंज कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की हमें अभी कोई नीड नहीं है। तो देखिए BD को कैसे लिख रहा हूं, BD किसके बराबर था, BD बराबर था C के, BD किसके बराबर था, BD किसके बराबर था, C के, C। तो BD की जगह मैंने लिखा CE, BD की जगह। और
ए बी को ब्रेक करके लिखा ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखिए ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, इससे आसान है सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सी कितना है, a√3, यहाँ पर आ गया a, और b कितना है, b है किसके बराबर, b है cd के बराबर, और cd कितना था 8 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 8 मीटर। ये प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 8 मीटर। a कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 8 मीटर, और a की वैल्यू आ गई, a क्या है 8/√3 - 1 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, ये बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने tan 45 लगाया, tan 45 किसके बराबर होता है, AB/BD, tan 45 होता है 1, यहाँ पर भेज दिया मल्टीप्लाई हो गया 1 से BD बराबर AB आ गया, मतलब जितना दोनों बिल्डिंगों के बीच का डिस्टेंस है उतनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट है। तो उसके बाद मैंने BD को कैसे लिखा है, देखिए BD बराबर था C के, तो BD को लिख दिया C, और AB किसके बराबर था, AB ये रहा AB को ऐसे लिखा AE प्लस बी, क्योंकि मुझे ये चीजें यूज करनी है ना, इसका यूज कैसे करूंगा। फिर C किसके बराबर था, C बराबर था AE√3 के, तो AE√3, A का AE रखा, B किसके बराबर था, B ये देखिए 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख दिया। ये प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो गया, AE की वैल्यू निकल गई। पर क्या हमें AE निकालना है, नहीं, फिर हमें क्या निकालना है, हमें तो हाइट निकालनी है टोटल बड़ी बिल्डिंग की, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की। तो देखिए AB क्या होगा, AE प्लस B, AE तो निकल चुका है 8/√3 - 1, और B कितना आया है, B ये 8 मीटर, 8। अब इसे ऐड कर लीजिए, ऐड कैसे करोगे आप, ऐड करना आसान है, 1 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1/√3 - 1, ये हो जाएगा 1/1। अब इसे सॉल्व करा 8, ये हो जाएगा √3 - 1, ये 1 बार में तो 1 से मल्टीप्लाई, ये इतनी ही बार में तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई, और ये -1 से +1 कटा, तो ये आ जाएगा 8√3/√3 - 1। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि टफ है, बाकी यही है आंसर। AB क्या है, AB आ गया, और अगर AB है तो BD भी है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। बाकी अगर आप इसे रैशनलाइज करना चाहते हो तो मैं रैशनलाइज भी कर देता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा। तो रैशनलाइज करते हैं, AB की वैल्यू क्या आई है, AB की वैल्यू आई है 8√3/√3 - 1, तो √3 + 1 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। अब देखिए AB इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, और √3 को अंदर भेज रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो √3 × √3 √9, √3 × 1 √3, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा A - B A + B, क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये A² - B², तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, √3 का, और √9 क्या होता है 3, और √3 तो √3 ही होता है, और ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3, ये हो गया 1। AB की वैल्यू आ गई 8, 3 + √3 इंटू, अब डिवाइड बाई 2 से 4 कैंसिल किया, 2 से 8 कैंसिल करा, 2 से 8 कैंसिल करा तो 4, 3 + √3 मीटर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 BD किसके बराबर हो जाएगा, BD AB के बराबर था, तो BD भी इतना ही हो गया, 4 × 3 + √3 मीटर। इसका मतलब आपने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट भी निकाल दी और डिस्टेंस भी निकाल दिया। हैंस हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, हाइट क्या आई है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, वो क्या मानी थी हमने AB, और AB की वैल्यू आ गई 4 × 3 + √3 मीटर। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों बिल्डिंग के लिए डिस्टेंस था BD, और BD भी सेम आया है 4 × 3 + √3 मीटर। एक लास्ट एग्जांपल बचा है, वो और करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज पर एक पॉइंट है, ओके, एक ब्रिज माना, इस पर एक पॉइंट P मान लेता है, अक्रॉस अ रिवर, रिवर के ऊपर ही ब्रिज बनाया गया है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, ओके, मान लेते हैं ये नदी है, तो एक अपोजिट साइड का एंगल ऑफ डेप्रेशन ना ऊपर से देख रहे हो तो एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना बन रहा है, एक अपोजिट एंड का बन रहा है 30 डिग्री, और दूसरे अपोजिट एंड या ये कह सकता है बैंक, बैंक मतलब किनारा, उसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, अगर ब्रिज कितनी हाइट पर है, ऐसा कुछ है, यहाँ से नदी निकल रही है, मैं एक इमेज ऐड कर दूंगा यहाँ पर जिससे आप ढंग से देख पाओगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक ऐसा ब्रिज है और ऐसा है कुछ, ब्रिज बनाया गया है, यहाँ से जमीन है और इसके नीचे से 3D आपको समझना है कि इसके अंदर से इसके बाहर से ऐसे नदी निकल रही है, बोर्ड के पीछे से नदी का पानी आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, अगर आप इस एंड को देखते हो तो एंगल ऑफ डेप्रेशन बनता है 30 डिग्री, और अगर आप इस एंड को देखते हो तो एंगल ऑफ डेप्रेशन बनता है 45 डिग्री, और ब्रिज कितना ऊपर है, ब्रिज ऊपर है 3 मीटर रिवर से, तो कुछ ऐसा है। पूछा जा रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, पहली बात ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो देखिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये वाला डायग्राम ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसको यूज करेंगे, इसको P नाम दिया, इसको A दे देते हैं, B C, तो हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ABP, यहाँ पर B कितना है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि PB है बाय बेस जो कि AB है, जो वैल्यू पता है वो पुट कर लीजिए, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, PB कितना है 3 मीटर, AB अननोन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AB की वैल्यू आ गई 3√3 मीटर। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, इन ट्राइंगल CBP, ये ऐसे, ओके। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री है, tan 45 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर जो कि PB है बाय बेस, बेस क्या है BC, tan 45 होता है 1, PB की जगह क्या आ जाएगा 3 मीटर, BC अननोन है, ये डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मल्टीप्लाई हो गया, BC इंटू 1 BC इक्वल टू 3 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है, विड्थ, क्योंकि लेंथ तो जहां तक रिवर जाएगी पता नहीं कहां तक है, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर क्या होगी, ये रही AC, तो हमें AC फाइंड करना है, AC क्या होता है, AC है एक लाइन सेगमेंट, तो AC कैसे निकलेगा, AB प्लस BC, AB कितना आया, AB आया 3√3 और BC कितना आया, BC आया है 3, ये सारी चीजें मीटर में, चाहो तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लिया, √3 + 1 मीटर। तो इस बुक में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी एग्जांपल्स थे वो सभी मैंने सॉल्व करा दिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा।